का सीयूईटी के लेक्चर्स के अंदर। पिछले लेक्चर्स में अपन ने अकबर के रीजन के बारे के अंदर पढ़ा था और उसी क्रम के अंदर अपन आगे चलते हैं। तो अकबर के जो इवेंट्स हुए हैं लाइफ के अंदर, उनको हमने यहाँ पे एक टेबुलर फॉर्म के अंदर मेंशन करा है। आपको जानना बहुत ज़रूरी है और इनको आपको वैसे ही माइंड मैप के हिसाब से याद करके रखना है, क्योंकि मुग़ल एम्पायर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो इवेंट्स हुए हैं जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है वो अकबर के रीजन में ही हुए हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, अबॉलिशन ऑफ द स्लेवरी। अबॉलिशन ऑफ द स्लेवरी, उसने स्लेवरी को ख़त्म करवाया था कब? 1562 के अंदर। सबसे बड़ा काम उसने करा था, पिलग्रिमेज टैक्स लिया करता था, जिससे तीर्थ यात्रा पे जो हिंदू जाया करते थे उनसे वो टैक्स लिया करता था। कौन लेते थे? पुराने सुल्तान वगैरह लिया करते थे, पुरानी परंपरा चली आ रही थी दिल्ली सल्तनत के काल से। तो उसको मुगल्स ने जारी रखा था, लेकिन अकबर ने ख़त्म कर दिया था। कब ख़त्म कर दिया था? 1563 के अंदर उसने पिलग्रिमेज टैक्स को ख़त्म कर दिया था। हिंदुओं पे लगने वाले जजिया कर को भी उसने 1564 पर ख़त्म कर दिया था। ये सब उसने क्यों करा था? क्योंकि अकबर ये जानता था कि भाई इतनी बड़ी हिंदुओं की तादाद पर अगर मुझे राज करना है, अगर मेरे को उनको कंट्रोल करना है, तो उनके मुताबिक मेरे को चलना पड़ेगा। ठीक है, उनको भी मेरे को कुछ बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। ठीक है, उसके अलावा फिर उसने क्या करा, उसने एक इबादत खाना बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। फतेहपुर सीकरी जो कि आगरा के पास में है, वहां पर उसने क्या बनवाया? इबादत खाना बनवाया। कब बनाया? 1575 में। ये डेट याद रखिएगा। अब इबादत खाना क्या था, मैंने आपको बताया था इबादत खाना क्या था, दोबारा से आपको रिवाइज करा देता हूं इबादत खाना क्या है। सभी धर्मों के धर्म गुरुओं से इस स्थान पर आध्यात्म और धर्म के बारे में अकबर चर्चा करता था। सो ये पर्पस था इबादत खाना का। ठीक है, कब बनाया था इबादत खाना? 1575 में बनाया था। किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। कहां बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में बनवाया था। ठीक है, सभी धर्मगुरु, मान लो पारसी हो गए, मतलब जो भी धर्मगुरु हैं जितने भी उसके नॉलेज में थे, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, हिंदू धर्मगुरु हो गए, मुस्लिम धर्मगुरु हो गए, उन सब बुलाता था, धर्म के ऊपर उनसे चर्चा करता था और फिलोसफिकल डिस्कशंस हुआ करते थे यहाँ पे इबादत खाना के अंदर। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कर लो आप जल्दी से। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया इबादत खाना के बारे में, जजिया के बारे में, पिलग्रिमेज टैक्स एंड स्लेवरी के बारे में। ठीक है, फिर 1579 में प्रोक्लेमेशन ऑफ द महर, ये मरहर जो है इसको ध्यान रखिएगा। और एक आपको ध्यान में रखना है 1582 का दसाला सिस्टम टोडरमल द्वारा। टोडरमल कौन थे? टोडरमल उनके फाइनेंस मिनिस्टर थे, अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने रेवेन्यू का एक नया सिस्टम बनाया था जिसको क्या कहते थे? दसाला सिस्टम। तो ये दसाला सिस्टम पूछे जाने के काफ़ी चांसेस हैं कि भाई दसाला सिस्टम किसके काल के अंदर, कौन से मुगल एम्परर के काल के अंदर चलाया गया था? तो अकबर के रीजन में ये चलाया गया था। ठीक है, बाकी आप स्टडी कर लीजिएगा। मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। एक इबादत खाना है, एक दसाला सिस्टम है, जजिया और पिलग्रिमेज टैक्स है और स्लेवरी है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है, मनसबदारी। ये पूछा जा सकता है, मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम मुगल काल में शुरू हुआ। प्रशासन की एक व्यवस्था थी जिसमें क्या हुआ करता था, पहले तो ये बताऊं मैं किसके काल में स्टार्ट हुआ था। तो अकबर के काल में हुआ था। अकबर ने शुरू करा था मनसबदारी सिस्टम। ठीक है, और इसमें क्या हुआ करता था कि रैंक्स दे दी जाती थी, जैसे कि 1000 की मनसबदारी, 5000 की मनसबदारी, 7000 की मनसबदारी। ठीक है, ऐसे मनसबदारी दी जाती थी। जिसकी मनसबदारी सबसे ज़्यादा हुआ करती थी नंबर में, उसकी वैल्यू, उसकी डेजिग्नेशन बड़ी हुआ करती थी। जैसे आज के आर्मी सिस्टम में भी कौन होता है?
लेफ्टिनेंट हो गया, कैप्टन हो गया, कर्नल हो गया, ब्रिगेडियर और बड़ा होता है, ठीक है। तो कैसे पता करते हैं कि ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट से बड़ा है? एक रैंक सिस्टम से पता करते हैं। सो दिस इज द मिलिट्री रैंकिंग। मिलिट्री रैंकिंग सिस्टम था मनसबदारी के अंदर। उसमें भी ऐसा बोला जाता था कि 7,000 और 7,000 से ज्यादा का जो मनसबदारी सिस्टम होता था, जो मनसब हुआ करता था, वो प्रिंस को दिए जाते थे। जैसे कि अकबर का अगर कोई शहजादा है, मान लो जहांगीर है या और कोई है, तो उसको 7,000 के ऊपर की मनसबदारी दी जाएगी, बाकी सबको 5,000 की मनसबदारी दी जाएगी। वो छोटा सा सरदार है, छोटा सूबेदार है, तो उसको 2,000 या 1,000 की मनसबदारी दे दी जाएगी। तो इस तरीके से रैंकिंग सिस्टम मिलिट्री का जो है मनसबदारी का शुरू करा गया था। किसने शुरू करा था? अकबर ने शुरू करा था, ठीक है। एक और चीज मैं आपको अकबर के बारे में बताऊं, एक इसने धर्म शुरू करा था जिसका नाम था दीन-ए इलाही। दीन-ए इलाही, ये धर्म किसने शुरू करा गया था? नया धर्म है, किसने शुरू करा था? अकबर ने शुरू करा था। सबसे बड़ी बात है, इस धर्म को ज्वाइन करने के लिए अकबर ने किसी को फोर्स नहीं करा था। अकबर ने किसी को फोर्स नहीं करा था, इसलिए इस धर्म को ज्यादा लोगों ने ज्वाइन भी नहीं करा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, दीन इलाही धर्म जो है वो किसने शुरू करा था? अकबर ने शुरू करा था, ठीक है। और ये किसके ऊपर आधारित था? ह्यूमैनिटी के ऊपर आधारित था। ह्यूमैनिटी के ऊपर आधारित एक ये रिलीजन हुआ करता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसको आप नोट करिएगा। मनसबदारी सिस्टम याद रखिएगा, इबादत खाना याद रखिएगा, और बाकी इसको एक बार आप जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ भी है यहाँ पे 1573-74 में मनसबदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर द विक्ट्री ऑफ द गुजरात एंड हु इंट्रोड्यूस्ड? अकबर, ठीक है। अब अकबर का काल खत्म हो गया, अकबर बीमार हो गया। बीमार होने के बाद उसका जो बेटा था, जिसको वो ज़्यादा पसंद नहीं करता था, जिसका नाम क्या था? सलीम। क्योंकि आपने वो पिक्चर भी देखी होगी मुगल आजम। मुगल आजम की कहानी कुछ ना कुछ रियलिटी से प्रेरित है। सलीम जो था काफ़ी ज़्यादा ऐसा माना जाता है कि भाई राजकाज में मतलब बहुत ज़्यादा बदमाशियाँ करा करता था, तो अकबर उसको बहुत ज़्यादा लाइक नहीं करता था। लेकिन जब अकबर की डेथ होने वाली थी तो ऑब्वियसली बात है उसका जो नेचुरल सक्सेसर होगा कौन होगा? उसका बेटा जहांगीर। और ये सबसे एबल सक्सेसर था क्योंकि उसने काफ़ी लड़ाइयाँ विटनेस करी थी। तो और उस ज़माने में क्या होता था कि जो ज़्यादा लड़ाइयाँ विटनेस करता है डेफिनेटली राजा बनने का हकदार वही होता है, क्योंकि सेना उसी की बात मानती थी, सारे सूबेदार सरदार उसी की बात मानते थे, और जिसके पास ताकत होती थी वो राजगद्दी पे बैठ जाया करता था। तो जहांगीर जो होता है वो राजा बनता है अकबर के जाने के बाद, और इसका काल क्या रहता है? 1605 से 1627 तक। इससे पहले अपन ने अकबर का काल पढ़ा था। अकबर कब राजा बन रहा है? 1556 में। 1556 से लेके 1605 एडी तक अकबर है, अकबर जिंदा है तो राजा है। 1605 एडी में अकबर खत्म हो जाता है, मर जाता है, तो जहांगीर उसका बेटा जो है वो राजा बन जाता है, और वो 1605 से लेके 1627 तक राजा रहता है, ठीक है। जहांगीर का असली नाम क्या था? सलीम। जहांगीर का असली नाम क्या है? सलीम। और जहांगीर का मतलब क्या होता है? कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो ये 1605 के अंदर राजा बन जाता है, ठीक है। ये शादी करता है एक लेडी से जिसका नाम होता है मेहरुनिसा, और मेहरुनिसा को ही फिर उपनाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है? नूरजहां। तो ध्यान रखिएगा, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मुमताज महल से। मुमताज महल शाहजहां की पत्नी है, जो कि जहांगीर का बेटा होता है शाहजहां, उसकी बेटी मुमताज महल है जिसके याद में ताजमहल बनाया गया था। और जहांगीर की बीवी जो है उनको नूरजहां पॉपुलरली बोला जाता है, और नूरजहां का असली नाम क्या है? मेहरुनिसा। ये नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये माना जाता है कि जो मेहरुनिसा थी या नूरजहां थी, वो प्रशासन के अंदर, जहांगीर के प्रशासन के अंदर काफ़ी हस्तक्षेप करा करती थी और काफ़ी पावरफुल लेडी माना जाती थी। यानी कि डे टू डे अफेयर्स ऑफ द स्टेट जो होते थे उनमें भी नूरजहां की से हुआ करती थी, या फिर जहांगीर इनसे पूछ करके कार्य करा करता था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा ये नूरजहां के बारे में। फिर बात करेंगे अपन खुर्रम और खुसरो। देखो जहांगीर के दो बेटे थे। जहांगीर के दो बेटे होते हैं, एक का नाम होता है खुर्रम और एक का नाम है खुसरो। ये दोनों ही जहांगीर के विरुद्ध रिवॉल्ट करते हैं। खुसरो तो क्या करता है? 1606 में ही रिवॉल्ट कर देता है, 1606 के अंदर ही रिवॉल्ट कर देता है जहांगीर के विरुद्ध। क्यों कर देता है? क्योंकि ये माना जा रहा था कि अकबर के जाने के बाद हो सकता है, क्योंकि अकबर जहांगीर को लाइक नहीं करता है, डायरेक्ट खुसरो यानी उसके पोते को राजा बना देगा, या जितने भी सरदार
जो जहांगीर के फेवर में नहीं थे वो खुसरो को राजा बना देंगे। परंतु होता क्या है, जहांगीर असर्ट द थ्रोन, ठीक है। अब ये खुसरो उसके खिलाफ रिवॉल्ट कर देता है, लेकिन इस खुसरो को हरा देता है जहांगीर, उस रिवॉल्ट को खत्म कर देता है, ठीक है। जहांगीर के शासनकाल के अंत में यानी कि 1627 के आसपास खुर्रम जो उसका बेटा होता है वो भी रिवॉल्ट कर देता है, और ये खुर्रम रिवॉल्ट करके क्या करता है, जहांगीर के जाने के बाद राजा बन जाता है, और इस खुर्रम को ही क्या कहते हैं अपन, शाहजहां। लास्ट में क्या बोलेंगे इसको, शाहजहां, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, खुर्रम शाहजहां रिबेल अगेंस्ट हिम एट द एंड ऑफ हिज रीगन। हालांकि खुसरो ने भी करा था, लेकिन खुसरो की कहानी वहीं खत्म हो गई थी। खुर्रम ने लास्ट में इसके खिलाफ रिवोल्ट करा और फिर ये राजगद्दी पाने में सफल होता है, ठीक है। सो जहांगीर डाइड इन द 1627 AD। एक बार आप इसको नोट करो, फिर जहांगीर के बारे में और चर्चा करेंगे अपन। ठीक है, इससे पहले अपन शाहजहां पढ़े। दो तीन चीजें मैं जहांगीर के बारे में बताता हूं और अकबर के रीजन से लेकर के चलते हैं उसको, है ना। ठीक है, देखो एक लड़ाई महाराणा प्रताप के साथ जो शुरू हुई थी, हल्दी घाटी का युद्ध, ये आप जानते हो किसके लिए हुआ था, मेवाड़ चाहता था, मुगल प्रशासन क्या चाहता था, मेवाड़ जीतना चाहता था, जो कि वो नहीं जीत पाया था। ऐसा माना जाता है कि कौन जीता था पता ही नहीं, पूर्ण रूप से मेवाड़ को नहीं जीत पाए थे ये लोग, ठीक है। तो ये जो युद्ध चल रहा था मेवाड़ के साथ, जो युद्ध चल रहा था, ये युद्ध यहाँ पे जहांगीर के साथ भी चलता है। यहाँ महाराणा प्रताप लड़ रहे थे, यहाँ कौन लड़ेगा, इनके महाराणा प्रताप के बाद कौन लड़ता है, इनका पुत्र सुपुत्र लड़ता है, क्या नाम होता है, राणा अमर सिंह। राणा अमर सिंह, ठीक है। और जहांगीर के साथ भी इनके युद्ध होते हैं। तो ये जो लड़ाई थी जहांगीर तक भी चली जाती है, जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच में भी ये युद्ध चलता रहता है लास्ट में। तो एक तो ये अकबर के बाद जो है विरासत में ये युद्ध जहांगीर को मिला था, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी कि जहांगीर के टाइम पर पेंटिंग्स बहुत अच्छी अच्छी बनने लग गई, पेंटिंग्स काफी अच्छी थी जहांगीर के टाइम पे बनती है। इनफैक्ट जहांगीर जो था वो खुद बहुत अच्छा पेंटर था, वेरी गुड पेंटर। जहांगीर खुद बहुत ज्यादा पेंटर था, और ऐसा माना जाता है कि जहांगीर जो है काफी न्यायप्रिय था। तो ये किताबों में देखने को मिलता है कि काफी अच्छा पेंटर है, काफी न्यायप्रिय है जहांगीर, ठीक है। और इसने काफी ज्यादा कुछ एक कंस्ट्रक्शन वर्क्स भी कराए थे, जैसे कि इसने शालीमार गार्डन्स बनवाए थे कश्मीर के अंदर, वो अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा अकबर और जहांगीर के बारे में। चलिए अब अपन पढ़ेंगे शाहजहां, जो कि जहांगीर का बेटा है और अकबर का पोता है, ठीक है। शाहजहां का टाइम पीरियड क्या आ रहा है आपका, 1628 से लेकर के 1658 AD तक किसका टाइम है, शाहजहां का टाइम, ठीक है। इसको बोला जाता है मॉडर्न रूलर। क्या बोलता है, मॉडर्नाइजेशन एज अ रूलर। क्यों मॉडर्नाइजेशन होने लग गया था, एक तो क्या है, काफी आर्ट एंड आर्किटेक्चर काफी डेवलप हुआ शाहजहां के टाइम में, इसलिए इसको गोल्डन पीरियड ऑफ द मुगल एम्पायर भी बोला जाता है। दूसरा, ब्रिटिशर्स का आवागमन शुरू हो चुका था भारत के अंदर, तो ब्रिटिशर्स की जो पद्धतियां थी पेंटिंग के अंदर हो गई या आर्ट आर्किटेक्चर के अंदर हो गई, ये सारी चीजें प्रभाव डाल रही थी शाहजहां के एम्पायर के अंदर भी, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मॉडर्नाइजेशन एज अ रूलर, ठीक है। अब ये किससे शादी कर रहा है, देखो ये शादी कर रहा है मुमताज महल से, और मुमताज महल का असली नाम क्या है, आरजुमंद बानो बेगम। ध्यान रखिएगा, नूरजहां नहीं है, मुमताज महल है। मुमताज महल का असली नाम आरजुमंद बानो बेगम है। ये मैच द फॉलोइंग से अंदर आ सकता है। मुमताज महल की याद में ही शाहजहां ताजमहल बनवाता है आगरा में। ये तो नॉर्मली सबको पता है, सबको याद रहता है कि ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहां ने बनवाया, मुमताज महल की याद में बनवाया। लेकिन क्या याद नहीं रहता कि जामा मस्जिद भी बनवाई है दिल्ली में, किसने बनवाई है, शाहजहां में। दूसरी एक चीज, लाल किला, इसमें लिखा है कि नहीं, ये लिखा लाल किला, लाल किला कहाँ है, दिल्ली। ये वही लाल किला जहाँ पे 15 अगस्त में माननीय प्रधानमंत्री महोदय अपना भाषण देते हैं, ठीक है ना।
और लाल किले पे देते हैं। तो ये जो लाल किला है जो दिल्ली के अंदर में है, और दिल्ली के अंदर में जो जामा मस्जिद है वो भी शाहजहां ने बनवाई है। ताजमहल तो सबको याद है, ये भी याद रखना है, ठीक है। एक और चीज क्या करनी है, तख्त ए ताऊस, तख्त ए ताऊस, वापस बोलो, तख्त ए ताऊस, पिकॉक थ्रोन। काफी सुंदर पिकॉक फॉर्म के अंदर एक थ्रोन बनाया हुआ था, जिसके अंदर क्या था कि ऐसा लगता था कि जैसे जो पीछे का होता है ना, उसमें ऐसा लगता है जैसे कि मोर के पंख बने हुए हैं। तो वैसा एक बहुत अच्छा पिकॉक थ्रोन बना हुआ था। वो पिकॉक थ्रोन किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था। वो शाहजहां ने बनवाया था, और शाहजहां ने दिल्ली के पास में एक सिटी बनवाई थी, दिल्ली के अंदर ही, जो आज मॉडर्न दिल्ली के अंदर ही है, जिसको क्या कहते थे अपन, शाहजहांबाद। वो शाहजहांबाद से ये पिकॉक थ्रोन मिला है अपने को, ठीक है। हालांकि पिकॉक थ्रोन जो है बाद में कहते हैं कि युद्ध के अंदर लोग लूट करके ले गए थे, जैसे कोहिनूर लूट करके ले गए थे, पिकॉक थ्रोन भी उठा करके ले गए थे, परंतु था किसका, ये शाहजहां का था। अब बताओ मेरे को एक बात, जिसने लाल किला बनवाया, जिसने ताजमहल बनवाया, जिसने तख्ते ताऊस बनवाया, और जो शालीमार बाग भी बनवाएगा एक लाहौर में जाकर के, एक शालीमार गार्डन तो जहांगीर ने बनवाया था कश्मीर के अंदर, एक शालीमार गार्डन बनवाएगा लाहौर में शाहजहां। तो इतने सारे काम जिसने करवाया, उसको आप आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए तो मानोगे ही। इसीलिए क्या बोला जाता है कि गोल्डन पीरियड ऑफ द मुगल एरा क्या है, शाहजहां का पीरियड माना जाता है, ठीक है। इतने ज़्यादा उसने डेवलप आर्ट एंड उसके लिए इतनी ज़्यादा इमारतें बनवाई उसने इसके लिए, ठीक है। अच्छा, इसके टाइम में, शाहजहां के टाइम में भी पेंटिंग्स होती थी पेंटिंग्स अच्छी होती थी, लेकिन इनमें ब्रिटिश प्रभाव आने लग गया था। कैसे ब्रिटिश प्रभाव आने लग गया था, गोल्डन कलर्स का, चटक भटक वाले कलर्स का यूज करने लग गए थे, यूरोपियन कलर्स का यूज करने लग गए थे, ठीक है। और जहांगीर के टाइम पे जो पेंटिंग्स हुआ करती थी, उसमें क्या नेचर को ज्यादा डिपिक्ट करा जाता था और पोर्ट्रेट्स को ज्यादा डिपिक्ट करा जाता था, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। ये देखो मैंने लिखा है कि शाहजहां का जो पीरियड है उसको गोल्डन एज बोला जाता है मुगल उसका, ठीक है ना। चलो अब मैं बोलूँ एक चीज, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो गोल्डन एज किसको बोला जाता है आर्ट के लिए, बताओ, आर्ट के लिए, लिटरेचर के लिए, जल्दी से बताओ। उस समय अपन गोल्डन एज किसको मानते थे, गुप्ता एरा को मानते थे। और यहां किसको मानेंगे मुगल्स में, शाहजहां को मानेंगे, ठीक है। चलो, शाहजहां को इसलिए प्रिंस ऑफ बिल्डर्स भी बोला जाता है, इतनी सारी बिल्डिंग बना दी ना उसने, इसलिए उसको प्रिंस ऑफ बिल्डिंग्स भी बोला जाता है। और गोल्डन एज क्यों है, क्योंकि पेंटिंग्स, म्यूजिक, लिटरेचर सब अपने हाईएस्ट लेवल पर था। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी किताबें लिखी गई शाहजहां के टाइम में, ठीक है। तो ध्यान रखिए, इसको आप नोट करिए एक बार, फिर आगे चर्चा करते हैं। अब औरंगजेब, आजकल तो काफी मूवीज में भी औरंगजेब दिखाया गया। वो तानाजी मूवी आई थी, उसके अंदर औरंगजेब को दिखाया गया था। शिवाजी से रिलेटेड कोई भी मूवी आप देखोगे उसमें औरंगजेब को दिखाया जाएगा आपको, है ना। तो औरंगजेब जो है 1658 से 1707 AD तक औरंगजेब राज करता है। देखो, शाहजहां के जो बेटे थे उनमें औरंगजेब को शाहजहां ज्यादा लाइक नहीं करता था। शाहजहां सबसे ज्यादा लाइक करता था दारा शिकोह को। दारा शिकोह को लाइक इसलिए करता था क्योंकि एक तो वो काफी पढ़ा लिखा था, लेकिन भाई साहब पढ़े लिखे होने से राजपाट नहीं चलाया जाता। औरंगजेब बैटल फील्ड में लड़ाई करता था, तो ऑब्वियसली बात है, जो लड़ाई करता है, जिसको लड़ाई का एक्सपीरियंस है, सेना उसी की बात सुनेगी, और सेना जिसके साथ है, राजगद्दी भी उसी के साथ हुआ करती थी, ठीक है। तो दारा शिकोह और औरंगजेब में भी युद्ध होता है सक्सेशन की लड़ाई को लेकर के, और फाइनली जो है औरंगजेब विक्ट्री लेता है और गद्दी पे बैठता है। और क्या करता है औरंगजेब, शाहजहां को बंदी बना करके किले में रख देता है, और जब तक वो मर नहीं जाता शाहजहां, तब तक उसको बंदी बना करके औरंगजेब जो है रखता है, और अपने भाइयों को तो मरवा ही देता है, युद्ध में मरवा देता है और वैसे ही मरवा देता है, ठीक है। तो औरंगजेब राजा बनता है 1658 में, ठीक है। इसको बोला जाता है कि इज द लास्ट ग्रेट मुगल रूलर, क्योंकि इसके बाद के जितने भी शासक आएंगे उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं करा, वो अपने एम्पायर को संभाल के नहीं रख पाई। इसने तो काफ़ी हद तक औरंगजेब ने अपने एम्पायर को एक्सपांड करने की कोशिश करी थी। ऐसा माना जाता है कि मुगल एम्पायर का जो क्लाइमैक्स है, टेरिटोरियल क्लाइमैक्स, यानी कि सबसे बड़ा एरिया मुगल एम्पायर में कौन से राजा के अंडर में रहा था, तो औरंगजेब के अंडर में रहा था। ये नीचे साउथ तक जीतता हुआ चला जाता है। अकबर ने तो
अहमदनगर तक ही जीता था, ये नीचे तक जीतता हुआ चला जाता है और साउथ इंडिया को भी जीत लेता है, ऊपर कश्मीर को भी जीत लेता है। हालांकि इतना बड़ा साम्राज्य जब होता है तो इसके खिलाफ रिवोल्ट भी काफ़ी स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये विक्ट्री पाने में सफल होता है और काफ़ी बड़ा साम्राज्य बना लेता है। चलो औरंगजेब के बारे में एक चीज़ और बताऊंगा आपको। जैसे कि मैंने बताया कि मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, पर फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए मेरे ख्याल से आप लोग कोऑपरेट करेंगे। ये मैंने भारत का नक्शा बनाया जैसे भी बन पाए यथासंभव, ठीक है। अब देखो, जब अकबर की बात करते हैं, अच्छा उस समय ये भारत पाकिस्तान सब एक ही हुआ करता था, है ना, सब एक ही हुआ करता था। अकबर की बात करोगे तो आप देखोगे, आप रीजन देखोगे अकबर का, तो ये रीजन है ना, अकबर का रीजन लगभग लगभग ये हुआ करता था, अकबर ने जो जीता था यहां तक, ठीक है। जहांगीर भी लगभग लगभग यही मेंटेन करता है। औरंगजेब भाई साहब यहां तक चला जाता है, ये औरंगजेब यहां तक चला जाता है, ये एरिया भी जीतता है, ठीक है। तो देखो यहां से लेकर के यहां तक का एम्पायर औरंगजेब के टाइम में है। लेकिन जब इतने बड़े एम्पायर को आप होल्ड करते हो और आपकी राजधानी कहां है, इधर, आपकी राजधानी कहां है, इधर, तो इधर से ये कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है ना। तो होता क्या था कि कभी यहां पे विद्रोह हो जाता था कि भाई हम इंडिपेंडेंट होंगे, कभी मराठा विद्रोह कर देते थे, यहां पे मराठा विद्रोह, ठीक है। कभी कोई मेवाड़ से राज सिंह जैसा ये विद्रोह कर देता था, यहां पे सिख विद्रोह कर देते थे। इतने सारे लोग विद्रोह करते रहते थे। अब एक राजा एक कैपिटल के अंदर इतनी बड़ी टेरिटरी को मैनेज करे, इतने सारे विद्रोहों को दबाए, तो उसका सारा खजाना युद्ध में ही खत्म हो जाता था। किसमें खत्म हो जाता था? युद्ध में ही खत्म हो जाता था। इसीलिए इसने क्या करा कि दरबारियों के पैसे काटने शुरू करे, कि जो लग्जरी पे जो पैसे खर्च हुआ करते थे उनको इसने काटना शुरू करा राजकोष में, ताकि धन बचा रहे और उस धन से ये विद्रोह का दमन करा जा सके, क्योंकि युद्ध लड़ने के लिए पैसा चाहिए। तो औरंगजेब ने क्या करा, म्यूजिक पे बैन लगाया सबसे पहले तो, कि दरबार में म्यूजिक नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि म्यूजिशियन आते थे, जैसे तानसेन अकबर के टाइम में, तो पता चला कि साहब तानसेन को जागीर की जागीर दी जा रही है, उसको दान दिया जा रहा है, उसको सोने की मोहरें दी जा रही हैं, तो वो सब राजकोष खाली कर रहे हैं। तो बोले म्यूजिशियंस चाहिए ही नहीं मेरे को कोर्ट में, ठीक है। फिर इसने क्या करा, इसने कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं बनवाई, इसने फालतू की कोई बिल्डिंग बनवाई नहीं कि ताजमहल पे खर्च कर रहा हूँ, कि फलाना डीमका पे खर्च कर रहा हूँ, नहीं, क्योंकि सारा पैसा कहाँ जाएगा भैया, सेना बनाने के लिए काम में आएगा। इतने सारे विद्रोह हो रहे हैं, इतनी सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो इसने कोई बिल्डिंग बनाई नहीं। इसलिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर का डिक्लाइनिंग फेज माना जाता है औरंगजेब के पीरियड के अंदर। औरंगजेब ने मुश्किल से सिर्फ एक स्ट्रक्चर जो है उसको बनवाया था, और उस स्ट्रक्चर का नाम था, उस स्ट्रक्चर का नाम याद रख लो आप, बीबी का मकबरा। और ये कहाँ है? औरंगाबाद में। और ये कहाँ है? औरंगाबाद में, ठीक है। तो औरंगजेब के बारे में ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करी है कि कैसा काल था औरंगजेब का, और डिटेल में अपन पढ़ेंगे, आपने समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। तो ठीक है, औरंगजेब क्या करता है, काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ता है। क्या करता है ये तो बाद में अपन देखेंगे कि एक तो बैटल ऑफ धर्मत हुई थी। बैटल ऑफ धर्मत के अंदर दारा सिकों को हराता है, ये अपना जो भाई होता है उसको हराता है, और बैटल ऑफ धर्मत को जीतने के बाद ये राजा बनता है। अब जब राजा बनता है तो फिर क्या करता है, सिकंदर शाह ऑफ बीजापुर इसको हराता है। मैंने कहा साउथ में एनेक्स करता हुआ जाएगा ये, तो सिकंदर शाह ऑफ बीजापुर को हरा देता है, ठीक है। फिर क्या करता है कि सिख विद्रोह स्टार्ट हो जाते हैं। सिख विद्रोह स्टार्ट हो जाते हैं तो सिख गुरु होते हैं, 9th सिख गुरु होते हैं गुरु तेग बहादुर, उनको उनकी मतलब एक तरीके से हत्या करवा देता है ये। तो ये ध्यान रखिएगा कि 9th हु एग्जीक्यूटेड 9th सिख गुरु तेग बहादुर, ये सवाल कई बार आता है। तो औरंगजेब। इससे पहले ये 2 सवाल आते हैं, देखो मैं बताऊं आपको,
और ये आता है दूसरा सवाल। पहला सवाल, हु एग्जीक्यूटेड 5th सिख गुरु अर्जुन देव जी, और दूसरा सवाल, हु एग्जीक्यूटेड 9th सिख गुरु तेग बहादुर जी। एग्जीक्यूटेड का मतलब उनकी हत्या करवा देना एक तरीके से, ठीक है। तो ये जहांगीर ने, ये कुकर्म जहांगीर ने करवाया था, और ये कुकर्म औरंगजेब ने करवाया था, ठीक है ना। तो ये याद करने के लिए अब इनकी कहानी जो भी है वो आप गूगल पे देखिएगा, यूट्यूब पे देखिएगा, इसके बारे में आपको काफ़ी कुछ मिलेगा। अपने तो शॉर्ट में पढ़ना है, तो ये 2 फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। ठीक है, अब औरंगजेब के बारे में कुछ हिस्टोरियंस लिखते हैं कि वो अपने आप को दरवेश शाह या जिंदा पीर कहलवाया करता था। क्या कहलवाया करता था? जिंदा पीर दरवेश था। औरंगजेब ऐसा क्यों कहलवाया करता था? कि कहते हैं कि औरंगजेब जो है म्यूज़िक को पसंद नहीं करता था, वो पूरा नमाजी आदमी था, काफ़ी नमाज अदा करा करता था, और सादे कपड़ों में रहा करता था, और उसको कोई बुरा शौक नहीं था। तो इसलिए कहते हैं कि दरवेश शाह या जिंदा पीर। इनफैक्ट ये शायद कुरान वुरान भी लिखा करता था अपने हाथ से, ठीक है। तो ये दरवेश शाह या जिंदा पीर जो है, ये औरंगजेब के टाइटल्स हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर इस भाई ने क्या करा? ही री इम्पोज्ड जजिया एंड पिलग्रिमेज टैक्स। ध्यान रखना, अकबर ने तो हटाया और औरंगजेब दोबारा लगा दे रहा है। ये जो धार्मिक कर हैं, अकबर तो हटा रहा है ताकि धार्मिक सहिष्णुता बने, धार्मिक हार्मोनी बने, लेकिन औरंगजेब दोबारा से लगा दे रहा है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि औरंगजेब जो है वो एंटी हिंदू था, कुछ हद तक था भी। और कुछ हिस्टोरियंस ये मांगते हैं कि भाई इसको राज खजाने की आवश्यकता थी युद्ध के लिए, और राज खजाने को वापस भरने के लिए इसने ये जजिया कर दोबारा से रीइम्पोज कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया कि द मुगल कॉन्क्वेस्ट रीच्ड द क्लाइमैक्स ड्यूरिंग हिज रीजन। सबसे बड़ा जो टेरिटरी थी वो किसकी थी? औरंगजेब की रही है, साउथ से लेके ऊपर कश्मीर तक। एकमात्र कोई आप बड़ा वो देखोगे इसमें, कुछ एक मस्जिद को छोड़ के एक मस्जिद बनवाई है इसने, और एक बीबी का मकबरा बनवाया, इसके अलावा इसने कुछ नहीं बनवाया, ठीक है। तो बीबी का मकबरा बनवाया इसने अपनी रानी की याद में, और बीबी का मकबरा जो है वो ताजमहल का ही डुप्लीकेट है। ताजमहल जहाँ इतना लग्जरियस बहुत शानदार है, बीबी का मकबरा आप देखोगे छोटा सा है। ऐसा लग रहा है पैसे की बहुत ज़्यादा किल्लत थी तब जाकर के ये बनाया गया, ठीक है। एक बार गूगल पे दोनों को डालना और कंपेयर करना, ठीक है। फिर क्या करता है? मोती मस्जिद बनवाता है लाल किले में, और जामी या बादशाही मस्जिद बनवा रहा है लाहौर में। ये दोनों याद रखनी है आपको, ये सवाल पूछे जा सकते हैं। दैट हु बिल्ड मोती मस्जिद और लाल किला। अब आपको लाल किला तो याद रहेगा, तो लाल किले से आप बोलोगे, बोले साहब ये तो शाहजहां ने बनवाया था, तो मोती मस्जिद भी किसने बनवाई होगी? शाहजहां ने? नहीं, मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाई है लाल किले के अंदर। साथ ही जामी मस्जिद, जिसको बादशाही मस्जिद कहते हैं, वो लाहौर के अंदर किसने बनवाई है? औरंगजेब ने बनवाई है, ठीक है। और औरंगजेब 1707 के अंदर मर जाता है, ठीक है। पूरी जिंदगी में इसका जो सबसे बड़ा दुश्मन रहा है औरंगजेब का, 3 लोगों से इसकी लड़ाई होती रही। औरंगजेब के बैर कईयों से चलते रहे। सबसे बड़ा बैरी राजे शिवाजी, ये तो सब आप जानते हो। शिवाजी को ना आज पकड़ पाया वो, ना कल पकड़ पाया, ठीक है। शिवाजी को पकड़ने के लिए इसने अपना एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया, कोई पकड़ ही नहीं पाया, ठीक है। फिर इसकी लड़ाई रही राणा राज सिंह, ये कहाँ के थे? मेवाड़ के थे, ठीक है। इनके साथ भी ये कुछ कर नहीं पाया। फिर इसकी लड़ाई जोधपुर के एक बच्चा राजा था जिसका नाम था, मतलब छोटा राजा था, राजा अजीत सिंह। राजा अजीत सिंह तो ये गद्दी का दावेदार था, लेकिन औरंगजेब उसको मान नहीं रहा था। तो इसको गद्दी दिलाने के लिए, ये तो बच्चे थे, तो इनका केयर टेकर थे वीर
दुर्गादास राठौड़, तो इनसे भी इनका पंगा चलता रहा। ठीक है, अल्टीमेटली खैर अजीत सिंह जी राजा बनते हैं, यहाँ भी राणा राज सिंह जी अपना जो मनसब था वो पूरा करते हैं और शिवाजी भी अपना मनसब पूरा करते हैं। कुल मिला के औरंगजेब इतने इतने महारथियों से पंगा लेकर के बैठा हुआ था। ये नोट कर लो एक बार। आगे चलते हैं। लेटर मुगल्स, बाद के मुगल्स के बारे में बात करते हैं। मैंने कहा कि बाद के मुगल्स के अंदर कुछ भी याद रखने लायक नहीं है। तो औरंगजेब के बाद उसका जो उत्तराधिकारी आता है उसका नाम होता है मुअज्जम, और मुअज्जम को टाइटल दिया जाता है बहादुर शाह फर्स्ट। अब ये जो लेटर मुगल्स है ना, इनमें कहानी शुरू होती है बहादुर शाह फर्स्ट से लास्ट में जाती है कहानी बहादुर शाह सेकंड तक, जिसको जफर भी बोलते हैं, बहादुर शाह जफर। ये सब मुगल लास्ट में रहे। लास्ट मुगल माना जाता है बहादुर शाह जफर सेकंड, जिसको ब्रिटिशर्स पकड़ लेते हैं और रंगून डिपोर्ट कर देते हैं। कहते हैं कि जो बहादुर शाह जफर है, ये 1857 की जो क्रांति हुई थी ब्रिटिशर्स के विरुद्ध, तो दिल्ली के अंदर लीडरशिप जो है बहादुर शाह जफर ने ही स्पॉय म्यूटिनी की करी थी, और फिर ये पकड़े जाते हैं, इनको रंगून डिपोर्ट कर दिया जाता है। तो बस इसके बाद मुगल शहनशाह का कुछ आता पता नहीं रहता है। शुरुआत लेटर मुगल्स की कहाँ से होती है? बहादुर शाह फर्स्ट से, जो कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी हुआ करता था। इसके बीच में कहते हैं लगभग 17 राजा बदल जाते हैं, कोई 1 साल रहता, कोई 6 महीने रहता। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसी का नाम बहादुर शाह फर्स्ट, जो कि मुअज्जम था, इसी का एक टाइटल था शाह आलम फर्स्ट। क्या नाम था? शाह आलम फर्स्ट। ठीक है, तो बस इतना ही ध्यान रख लीजिए। बहादुर शाह फर्स्ट, दैट इज शाह आलम फर्स्ट, दैट इज मुअज्जम। और उसके बाद लास्ट में 17th जो आएगा वो बहादुर शाह सेकंड जफर, बहादुर शाह जफर कहते हैं। इसके टाइम पर मुगल जो है ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स इनको पकड़ लेते हैं और रंगून डिपोर्ट कर देते हैं। आपको एक बात बताऊं खास, गालिब के शेर सुने हैं आपने? कि वो बहुत सारे गालिब के शेर आपने सुने होंगे। तो जो मिर्ज़ा गालिब हुआ करते थे वो इनके कोर्ट में हुआ करते थे, बहादुर शाह जफर के कोर्ट में शायरी करा करते थे मिर्ज़ा गालिब, कभी कभार आते थे। तो ये वो पीरियड है बहादुर शाह जफर वाला। ठीक है, एक बार आप नोट कर लो। अब मुगल परिवार की कुछ महिलाओं के बारे में स्टडी करते हैं, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट शख्सियत रही हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। गुलबदन बेगम, ये हुमायूं की सिस्टर थी। ठीक है, हुमायूं की कौन थी? गुलबदन बेगम सिस्टर थी। और इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, मैंने आपको लिखाया था, ही रोट हुमायूं नामा, शी रोट हुमायूं नामा। गुलबदन बेगम हुमायूं को काफ़ी अच्छी एडवाइस भी दिया करती थी एज सिस्टर। हुमायूं का एक भाई हुआ करता था कामरान, जो कि हुमायूं को धोखा देता था, कई बार अटैक कर चुका था। ठीक है, और स्ट्रगल करता रहता था हुमायूं से प्रोविंसेस छीनने की। गुलबदन बेगम उस समय भाइयों की लड़ाई में हुमायूं के साथ में थी, और हुमायूं को पहले ही आगाह कर दिया था कि कामरान को पकड़ लो और इसको ख़त्म कर दो, नहीं तो ये तुम पर अटैक करेगा। ठीक है, अल्टीमेटली खैर हुमायूं कामरान से जीतने में सफल रहते हैं, और गुलबदन बेगम जो है हुमायूं के कहानी के बारे में लिखती हैं हुमायूं नामा में। नामा का मतलब हुमायूं की कहानी। ये कौन है? हुमायूं की सिस्टर है, यानी कि एक तरीके से अकबर की बुआ हो गई। ठीक है, फिर नूरजहां, मैंने आपको बताया मेहरुनिसा, वाइफ ऑफ द जहांगीर, और ये किसकी बेटी थी? घियास बेग की, जिसको इदमातुद्दौला भी बोला जाता है। इदमातुद्दौला का मकबरा भी बनवाया गया है, और इदमातुद्दौला का जो मकबरा है, यानी कि जहांगीर के जो ससुर जी थे उनका जो मकबरा बनाया गया है, वहाँ पे सबसे पहले पीट्रा डूरा नाम की टेक्निक का इस्तेमाल कराया गया, जो कि मुगल बिल्डिंग्स में सबसे पहले इस्तेमाल करी गई थी। अब ये पीट्रा डूरा टेक्निक क्या हुआ करती थी कि बिल्डिंग्स के ऊपर जो प्रीशियस स्टोन होते हैं
ठीक है, वो चिपका दिए जाते थे, वो लगा दिए जाते थे नक्काशी के साथ। तो ये जो पिटरा डूरा टेक्निक है वो इत्मादुद्दौला के टॉम्ब में सबसे पहले देखने को मिलती है, जो कि उसकी बेटी मेहरुन्निसा ने ही बनवाया था, जो कि उसकी बेटी मेहरुन्निसा ने ही बनवाया था, नूरजहां ने ही बनवाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। मुमताज महल, जिसका नाम आरजूमंद बानो बेगम है, ये शाहजहां की पत्नी है। इनकी याद में क्या बनवाया जाता है? इनकी याद में ही क्या बनवाया गया है? ताजमहल। ताजमहल मुमताज महल ने नहीं बनवाया है, शाहजहां ने बनवाया है, मुमताज महल की याद में बनवाया है। ठीक है, चलो। जहां आरा, ये शाहजहां की बेटी होती है। जब शाहजहां को औरंगजेब बंदी बना लेता है तो शाहजहां की सेवा करने के लिए जो उनकी बेटी थी जहां आरा, वही सेवा करा करती थी। पानी भी शाहजहां को कौन देती थी? जहां आरा दिया करती थी। ठीक है। रबिया उद दुर्रानी, इसका नाम दिलरस बानो बेगम है। शी इज द फर्स्ट वाइफ ऑफ औरंगजेब। शी इज द फर्स्ट वाइफ ऑफ द औरंगजेब। और इसकी याद में औरंगजेब क्या बनवाता है? इसकी याद में औरंगजेब क्या बनवाता है? बीबी का मकबरा, इसकी याद में बनवाया जाता है। ठीक है, एक बार आप इसको नोट करो। ठीक है, अब तक अपन ने जो कुछ भी पढ़ा है उन पे आधारित कुछ रिवीजन और कुछ सवाल आपसे पूछता हूं, जिनका जवाब आपको देना है। चलो भाई बताओ, बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट इन विच ईयर? जल्दी से बताइए, आपके पिछले लेक्चर से रिलेटेड है। हल्दी घाटी के बारे में अपन ने काफ़ी कुछ चर्चा करी है, तो अब आप बताइए कि ये फेमस बैटल जो है, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, फॉट इन विच ईयर? 1568, 1526, 1576, 1594। एक सेकेंड और है आपके पास। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया था कि इट इज़ 1576 AD, जिसके अंदर बैटल ऑफ हल्दी घाटी लड़ी जाती है। और हल्दी घाटी है कहाँ पे? फेमस हल्दी घाटी कहाँ पर है? राजस्थान में है। राजस्थान का भी एक जिला पड़ता है, राजसमंद जिला। किस किस के बीच में लड़ी जा रही है? लड़ाई किस किस के बीच में हो रही है? अकबर वर्सेस हमारे फेमस महाराणा प्रताप। इनका सेनापति कौन है? जयपुर का राजा मानसिंह। तो बेसिकली मानसिंह फील्ड में आता है और यहां से महाराणा प्रताप फील्ड में आते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा सवाल, बताइएगा, क्योंकि सवाल जो है आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी पता चलेगा कि आप याद कर पा रहे हैं किसी चीज़ को या नहीं कर पा रहे हैं। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन, पहला ऑप्शन इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर। दूसरा ऑप्शन मराठा वर्सेस
अहमद शाह अब्दाली। तीसरा ऑप्शन शिवाजी वर्सेस औरंगजेब। चौथा ऑप्शन नन ऑफ द अबव। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई कब है। अभी मेडाइवल हिस्ट्री अपन ने पढ़ी है, तो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है वो 1526 AD में हुई। तो शिवाजी औरंगजेब की बात कर रहे हैं, शिवाजी औरंगजेब तो तब मौजूद ही नहीं थे, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, मराठा अहमद शाह अब्दाली, कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि अभी एक पिक्चर भी आई थी अर्जुन कपूर की जिसमें पानीपत, पिक्चर का टाइटल भी है पानीपत, और उसमें मराठा अहमद शाह अब्दाली जो कि ये संजय दत्त बनता है उससे युद्ध भी कर रहा है, तो लोग बाग कंफ्यूज होकर इसको टिक कर देंगे, परंतु ये सही नहीं है भैया। ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है। पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, फर्स्ट बैटल, सेकंड बैटल, थर्ड बैटल। बात किसकी हो रही है? फर्स्ट बैटल की, जो कि 1526 में हुई है। अहमद शाह अब्दाली तब आया ही नहीं था, तो ये ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन क्या है? इब्राहिम लोदी और बाबर। बिल्कुल सही है, क्योंकि बाबर ने अटैक करा था इब्राहिम लोदी को 1526 के युद्ध में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में हराया था, इसलिए आंसर क्या हो गया? ये हो गया। ठीक है, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है। अब पानीपत के बारे में आपको और बताऊं, क्योंकि ये सवाल आते हैं। पानीपत के ये 3 युद्ध आए हैं, ये आप लिख लो। पानीपत के 3 युद्ध आपको याद रखने हैं। फर्स्ट बैटल, सेकेंड बैटल और थर्ड बैटल। फर्स्ट मैंने आपको बता दिया, इब्राहिम लोधी वर्सेस बाबर 1526 AD। और कौन जीत जा रहा है युद्ध को? बाबर इमर्ज्ड विक्ट्री। विन कौन ले लेता है? बाबर। ठीक है, सेकेंड बैटल देखिए, सेकेंड बैटल देखिए, हेमू वर्सेस अकबर 1556 AD। विक्ट्री किसकी हो रही है? अकबर की। ठीक है, फिर थर्ड बैटल, अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं, ये दो तो पढ़ा चुका था। थर्ड बैटल आगे आएगा, लेकिन मैं आपको यहीं पढ़ा दे रहा हूं। ये है बिटवीन मराठा वर्सेस अफगान, और अफगान में भी कौन है? अफगान को लीड कौन कर रहा है? अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली। और इनको लीड कौन कर रहा है? सदाशिव राव, जिसको भाऊ भी बोला करते थे मराठी में, भाऊ। ठीक है ना, यहां कौन जीत, और ये कब हो रहा है? ये ठीक है, और यहां कौन जीत जा रहा है? अफगान। विक्ट्री। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। पानीपत के 3 युद्ध हैं, इनको एक बार आप नोट कर लीजिए जल्दी से। आखिरी सवाल, देखते हैं कितना आपने याद कर रखा है। ठीक है, हु रोट तुजुक बाबरी? पहला ऑप्शन अब्दुल हमीद लाहौरी, दूसरा ऑप्शन अमीर खुसरो, तीसरा ऑप्शन बाबर, चौथा ऑप्शन गुल बदन बेगम।
बताओ भाई, जल्दी से 1 सेकंड में बताओ। जिसने पढ़ा होगा, जिसने लेक्चर्स ढंग से सुने हुए होंगे, वो तुरंत बता देगा। तुज़्ज़ो के बाबरी किसने लिखा है? तुज़्ज़ो के बाबरी, जिसको बाबरनामा भी बोला जाता है, और आप सब लोग जानते हैं कि ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। अब जब आत्मकथा है तो खुद ही लिखेगा ना बंदा, और कौन लिखेगा? तो कौन लिख रहा है? बाबर। बाबर की आत्मकथा खुद बाबर लिखता है तुज़्ज़ो के बाबरी में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अपन आज का लेक्चर एंड करते हैं। आगे और अपन आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, मुगल्स के बारे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।